सो हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करेंगे अपना सेकेंड पार्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का। सो टू स्टार्ट विथ हम पॉलिनेशन से स्टार्ट करेंगे। तो पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? पॉलिनेशन का मतलब है, क्या मतलब है? मतलब यही है कि किसी भी फ्लावर की जो पिस्टल है इस पर पोलन ग्रेन्स का आना फ्रॉम द एंथर ऑफ आइदर द सेम प्लांट और डिफरेंट प्लांट्स और द सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर्स। तो इसी बेसिस पर टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन देखेंगे हम कि 3 हैं। तो फर्स्ट इज ऑटोगैमी। सो ऑटोगैमी में क्या होता है कि सेम फ्लावर है, ठीक है, सेम फ्लावर के जो एंथर हैं, दिस इज बाइलोड एंथर, ये जो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं वो उसी फ्लावर के पिस्टल पर जा कर के रुकता है। ओके, तो ये हमारा ऑटोगैमी है। अब ऑटोगैमी जो होता है 2 तरह के फ्लावर्स में हो सकता है। द फर्स्ट वन इज चास्मोगैमस। चास्मोगैमस में क्या होता है कि जो फ्लावर होती है वो एक्सपोज्ड होती है टू द होल वर्ल्ड। एज यू कैन सी हियर, चास्मोगैमस फ्लावर है, ये पूरे वर्ल्ड को एक्सपोज है। जैसे नॉर्मल फ्लावर जितने भी हम देखते हैं वो नॉर्मली ऐसी होती है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे सपोज मान लीजिए हमारा स्टिग्मा है, दिस इज़ द पिस्टल एंड हियर आवर एंथर इज प्रेजेंट। तो ये जो पोलन ग्रेन है वो निकालेगी, मतलब रिलीज़ करेगी और ये इस पे आकर के स्टिक करेगा, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन आगे इन्हांस होगी। तो अब ये हमेशा ऐसा तो ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि यहाँ पे कोई और फ्लावर हो जिसका पोलन ग्रेन, सपोज दिस इज द एंथर ऑफ अनदर फ्लावर, इसका पोलन ग्रेन आकर के यहाँ पर रुक जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। तो इन दोनों का ही होने के लिए क्या चाहिए हमें, कि हमें चाहिए कि इनका डिस्टेंस, जो ये डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस हैज़ टू बी वेरी लेस, और इन दोनों की जो वाइबिलिटी होती है वो हमें सेम मिलनी चाहिए। द वाइबिलिटी मस्ट बी एट द सेम टाइम। ओके, ताकि अब सपोज हमारा एंथर मैच्योर हो गया, ओके, और पोलन ग्रेन रिलीज़ कर दिया, लेकिन हमारी पिस्टल मैच्योर नहीं हुई और उसे रिसीव नहीं कर पाई, तो फर्टिलाइजेशन होगा नहीं। अब पता चला हमारे पिस्टल रिसेप्टिव हो गई और एंथर पोलन ग्रेन ही नहीं रिलीज़ कर रहा है, तो क्या फर्टिलाइजेशन होगा? नहीं होगा। इसलिए वाइबिलिटी दोनों की सेम टाइम पे होनी चाहिए। देन कम्स टू क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। अभी क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होते हैं इस तरह क्लोज होते हैं, यू कैन सी हियर, सी दिस इज क्लोज्ड। अब इनका तो इंश्योरिटी है भाई, अब क्लोज है तो ऑब्वियस है कि इनकी जो पिस्टल होगी और इनकी जो एंथर होगी उन्हीं के बीच में ही पॉलिनेशन होना है। इसका एंथर जो पोलन ग्रेन निकालेगा वही इस पे जाकर के चिपकेगा और तभी जाकर के फर्टिलाइजेशन होगा, नहीं तो फिर तो ये आगे ग्रो नहीं करेंगे ना। तो कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं जो कि दोनों टाइप के फ्लावर्स देते हैं, चास्मोगैमस भी और क्लिस्टोगैमस भी, एंड दैट फ्लावर्स आर वायलिया यानी कि कॉमन पैंसी, ऑक्सैलिस और कॉमनलिया। दीज 3 एग्जाम्पल्स आर गिवन इन आवर एनसीईआरटी एंड दिस वी हैव टू रिमेंबर। ओके, और यहाँ पे वही लिखा है कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर नॉट एक्सपोज टू द वर्ल्ड, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। नाउ अभी मैंने ये बोला कि ये दूसरे फ्लावर से भी आकर के चिपक सकती है ना, लेकिन हमने तो ऑटोगैमी में पढ़ा था कि एक ही फ्लावर होना चाहिए, एक ही प्लांट का एक ही फ्लावर के बीच में होगा। तो फिर दूसरे प्लांट से आ रही है तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको हम जिटेनोगैमी बोलते हैं। अगर सेम प्लांट के, अगर एक ही प्लांट में 2 फ्लावर्स है, सपोज दिस इज़ 1 फ्लावर एंड दिस इज़ 1 फ्लावर, अगर सेम प्लांट के 2 फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन होता है, जैसे कि सपोज ये इसका एंथर है, इसने कोई पोलन रिलीज़ किया और इस प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा ने उसे रिसीव किया, ओके, देन हम इसे जिटेनोगैमी बोलेंगे। दिस इज जिटेनोगैमी अगर सेम प्लांट है तो। और क्योंकि ये अलग अलग फ्लावर्स भले ही हैं लेकिन प्लांट तो सेम है ना, तो इसलिए इनका जो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उनकी वो जेनेटिकली सेम होती है, ठीक है, दे आर जेनेटिकली सेम। अब जीनोगैमी थर्ड टाइप होता है। इसमें क्या हो सकता है कि आप देखो 2 डिफरेंट प्लांट्स के भी फ्लावर्स तो आपस में पॉलिनेट कर सकते हैं ना। सपोज दिस इज़ अ डिफरेंट प्लांट एंड दिस इज़ अ डिफरेंट प्लांट। अब इसका एंथर हो सकता है कि कोई पोलन रिलीज़ करे और ये इसके स्टिग्मा पे जा कर के रुके, सपोज दिस पोलन हैज़ कम एंड स्टिक्ड हियर,
तो ये प्लांट्स तो अलग अलग हैं, तो अब इनके बीच में पॉलिनेशन हो सकता है और इसी पॉलिनेशन को हम जीनोगैमी बोलते हैं, लेकिन ये जेनेटिकली डिफरेंट होता है क्योंकि भाई प्लांट तो अलग अलग है, तो जेनेटिकली तो डिफरेंट होना ही है। अभी देखो इतना दूर जाने के लिए, अब देखो इनके बीच का डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा हो गया, आप देख रहे हो डिस्टेंस इज़ वेरी हाई, तो डिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो हमें कोई ना कोई एजेंट चाहिए जो कि यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफ़र करे, है ना। तो अब वैसे जो एजेंट्स होते हैं, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, वो 3 होते हैं। देयर आर 3 एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन मेंशन्ड इन आवर बुक, ठीक है। 2 एबायोटिक होते हैं और 1 बायोटिक होता है। तो जो 2 एबायोटिक होते हैं वो ये है, विंड एंड वाटर, और जो बायोटिक है वो एनिमल। ओके, तो विंड पॉलिनेशन में क्या होगा? अभी विंड पॉलिनेशन जो होता है इसमें क्या होता है कि सपोज हम एक एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारा भुट्टा है, यू हैव सीन भुट्टा, कौन कौन, इनमें टेसल्स होते हैं, रेसे रेसे होते हैं ना, ऐसे इसमें रेसे होते हैं। सो ये रेसे क्या होते हैं एक्चुअली, ये रेसे जो होते हैं इनके स्टिग्मा और स्टाइल होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, अभी जैसे कि अगर ये स्टाइल हुआ सपोज, तो इसमें एंथर होगा, ये पोलन ग्रेन रिलीज़ करेगा और विंड का जो करंट होता है इसे दूसरे कॉर्न कॉब के पास लेके जाएगा। और सपोज़ कोई और कॉर्न कॉब है जिसने कि पोलन ग्रेन रिलीज़ किया, और ये सपोज़ हमारा स्टिग्मा है, ओके, दिस इज स्टिग्मा। तो ये यहाँ पर जो है आकर के ये पोलन ग्रेन रुकेगा और इसको कौन ट्रांसफ़र करवाता है? विंड ट्रांसफ़र करवाता है। अब क्योंकि इनको विंड ट्रांसफ़र कराता है तो इन पोलन ग्रेन्स का लाइट वेट होना और इनका नॉन स्टिकी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब भाई विंड अगर ट्रांसफ़र कराएगा और वो बाई चांस स्टिकी हुआ तो कहीं और सपोज़ यहाँ पे कोई प्लांट है उसमें भी तो जाकर ये चिपक सकता है ना, यहाँ पे कोई बिल्डिंग हो गई या फिर कोई एनिमल ही हो गया, चलो उसमें जा कर के चिपक जाएगा, ठीक है। और अगर लाइट वेट नहीं हुआ तो भाई अगर हल्का नहीं होगा तो उड़ेगा कैसे? उड़ने के लिए तो लाइट वेट होना ज़रूरी है, इसलिए ये दोनों रिक्वायरमेंट है। इट इज़ शुड बी लाइट एंड नॉन स्टिकी पोलन टू बी फैसिलिटेटेड इट्स ट्रांसपोर्टेशन बाय विंड, ठीक है। तो अब स्टेमेंस आर वेल एक्सपोज्ड टू द विंड। अब वेल एक्सपोज नहीं होंगे तो कैसे उड़ेंगे पोलन? दिस आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द टेजल्स ऑफ कॉर्न कॉब, दिस ऑल्सो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, ओके। देन कमिंग टू द नेक्स्ट, वाटर पॉलिनेशन। अब वाटर पॉलिनेशन जो होता है ना एंजियोस्पर्म्स में भाई बहुत रेयर होता है, ये तो पक्का है, बहुत रेयर होता है। सिर्फ 30 जेनरा ऐसे होती हैं जिनमें ये वाटर पॉलिनेशन शो होता है, ठीक है। और ये जो होते हैं मोस्टली मोनोकॉट्स ही होते हैं जिनमें ये वाटर पॉलिनेशन शो होता है, ठीक है। अभी किन किन में शो होता है? तो एल्गे, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, ये तीनों जो होते हैं वाटर पॉलिनेशन शो करते हैं, ओके। तो वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला जो कि फ्रेश वाटर में ग्रो होते हैं वो वाटर पॉलिनेशन शो करते हैं, और जूस टेरा जो एक मेराइन प्लांट है जो कि वाटर पॉलिनेशन शो करता है। अभी ये देखो, ये जो वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला है, ठीक है, ये जो वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड होता है। तो आपको मतलब वो 4 ऑप्शन दे देगा, और अभी तो ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी बढ़ गए हैं पिछले ही साल से कि अब 5 क्वेश्चन ऑप्शन वाले MCQ आएंगे, और नीट में तो भाई सब ऑप्शन ही होते हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू रिमेंबर इट, कीप इट इन माइंड। और फिर लिख रहा है कि नॉट ऑल एक्वाटिक प्लांट्स पॉलिनेट थ्रू वाटर। अब ये एक पॉइंट है ध्यान देने वाली, सारे एक्वाटिक प्लांट्स पॉलिनेट नहीं करते थ्रू वाटर, ठीक है। अभी क्या होता है ना, वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली दो ऐसे प्लांट है जो कि वाटर के लेवल पे आते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको समझा देती हूँ, जैसे कि हमारा पानी है, ठीक है ना, तो वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली जो होंगे, सपोज ये वाटर हाइसिंथ है या वाटर लिली, आपको जो समझना है समझिए। दोनों ही प्लांट में क्या होता है कि ये वाटर के लेवल तक आ जाता है, ठीक है ना। अब जैसे वाटर के लेवल पे आ गए, यहाँ पे वाटर है उसके लेवल पे आ गए, तो इनका जो पोलन ग्रेन, सपोज ये एंथर है और ये कोई पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, तो ये किसी और प्लांट में जा कर के रुकता है जो कि फिर से वाटर लेवल पे होता है, और यहाँ पे उसी वाटर लेवल पे ही उनका स्टिग्मा बाहर निकला होता है, ठीक है। और ये मतलब बाहर से पॉलिनेशन करवाते हैं, तो कैसे करवाएंगे इतना दूर? या तो विंड से करेंगे या फिर इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेट करेंगे, ठीक है। तो ये एक्वाटिक होते हुए भी एक्वाटिक पॉलिनेशन शो नहीं करते, वाटर पॉलिनेशन शो नहीं करते। देन कमिंग टू वेलिस्नेरिया। वेलिस्नेरिया में क्या होता है कि इसमें जो होता है ना बहुत ही लंबी स्टॉक होती है फ्लावर की। जैसे लेट मी एक्सप्लेन यू हियर, जैसे ये हमारा वेलिस्नेरिया का फ्लावर है, ओके, दिस इज़ आवर वाटर लेवल, और ये हमारा वेलिस्नेरिया है, ठीक है। ये बहुत ही लॉन्ग स्टॉक से आता है और ऐसे करके इसका फ्लावर यहाँ पे रहता है, ओके, ये वाटर लेवल पे। अभी यहाँ पे सपोज मेल फ्लावर है, दिस इज़ आवर
मेल फ्लावर, उसको भी बहुत लंबी स्टॉक मिली होती है. ओके, दिस इज़ मेल फ्लावर एंड दिस रिलीजेस पोलन ग्रेन्स. और ये जो पोलन ग्रेन्स होता है ना, पानी के वाटर करंट के थ्रू ट्रांसफर होता है. सी, ये पोलन ग्रेन जो रिलीज़ करेगा वाटर करंट के थ्रू आता है. और इसी के सरफेस पे ही देख रहे हो, सरफेस पे ही स्टिग्मा बढ़ती है और ये स्टिग्मा जो होती है पोलन ग्रेन को रिसीव करती है. मतलब होता क्या है कि आपका जो वाटर लेवल है, दिस इज द वाटर लेवल, आपका स्टिग्मा यहीं रहेगा करंट पे. हियर विल बी द स्टिग्मा एंड फ्रॉम हियर द पोलन ग्रेन्स विल ट्रैवल एंड रीच टू हियर. ये वैलिसनेरिया के केसेस में होता है. ठीक है, अभी अंडरग्राउंड भी कुछ प्लांट्स होते हैं जिनकी पॉलिनेशन होती है अंडर द वाटर, अंडर द वाटर. जैसे कि ये पानी का लेवल है, यहाँ पे सी ग्रासेस हैं. ठीक है, ये जो सी ग्रासेस होती हैं इनका जो पॉलिनेशन होता है पानी के अंदर होता है. जैसे ये मेल है, ये पोलन रिलीज़ करेगी और इसका जो स्टिग्मा है फीमेल का वो रिसीव करेगा. ओके, और ये कहाँ होता है? पानी के अंदर ही होता है. इट इज़ अंडरग्राउंड. अभी क्योंकि ये पानी के अंदर होता है तो इनका जो पोलन ग्रेन होता है ये बहुत ही लंबा होता है और रिबन लाइक होता है. ठीक है, दे आर लॉन्ग एंड रिबन लाइक, और ये पैसिवली कैरी होता है थ्रू वाटर. और इनका जो पोलन ग्रेन होता है इनके चारों तरफ एक म्यूसिलेजिनस सीट होता है. ठीक है, म्यूसिलेजिनस सीट होता है और बहुत ही लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं. भाई म्यूसिलेजिनस सीट क्यों होगा? ताकि प्रोटेक्शन हो सके, वो गीला ना हो जाए, फिर डिस्ट्रॉय ना हो जाए. लार्ज नंबर में क्यों? क्योंकि अब भाई पानी के अंदर होना है तो प्रेडेटर्स का बहुत डर रहता है. ठीक है, कहीं वो ख़राब हो जाए, उसकी वायलिटी ख़त्म हो जाए, इसलिए बहुत सारे नंबर में होता है ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके. ओके, और फिर आते हैं हमारे इंसेक्ट्स का कुछ नाम दिए हुए हैं, जैसे कि बीज हो गए, बटरफ्लाइज हो गया, फ्लाइज हो गया, वैक्स एंड्स, मॉथ्स, सनबर्ड्स, हमिंग बर्ड्स, बैट्स, ये सब कुछ कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं. अभी कुछ लेमूर्स, रोडेंट्स और कुछ छिपकलियाँ, फ्यू रेप्टाइल्स भी ऐसी होती हैं जो कि पॉलिनेशन शो करती है. अभी देखो, जो इंसेक्ट पॉलिनेटिंग फ्लावर होते हैं ना वो जनरली बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं. ठीक है, अब बड़े क्यों होते हैं? ताकि वो जल्दी से इंसेक्ट को दिखे. सपोज दिस इज़ आवर इंसेक्ट. अब अगर ये छोटे से होंगे तो कैसे दिखेंगे? और अगर वो छोटे भी होते तो इन्फ्लोरेसेंस में होता है. जैसे कि हमारे मैरीगोल्ड, वो बहुत सारे फ्लावर्स को मिला करके एक इन्फ्लोरेसेंस बनाता है ताकि वो मतलब अट्रैक्टिव दिखे. नेक्टर की खोज में ये इंसेक्ट यहाँ पे पहुँचे और इनसे ना बहुत ही सुंदर खुशबू आती है. दे एमिट वेरी नाइस फ्रेग्रेंस. दिस अट्रैक्ट्स दिस इंसेक्ट. ये फ्रेग्रेंस सुन के, इसकी बहुत ही अट्रैक्टिव कलर, लार्ज साइज़ को देख के इंसेक्ट होते हैं इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है. अभी अट्रैक्ट होते तो क्या होता है? ये यहाँ पे आते हैं नेक्टर लेने के लिए. ठीक है, और नेक्टर के साथ साथ इनको पोलन ग्रेन होता है. जैसे इनकी जो पोलन ग्रेन्स होती है ना बहुत ही ज़्यादा स्टिकी होती है. तो जब इंसेक्ट यहाँ पे बैठेगा तो ये जो पोलन ग्रेन होगी उनकी बॉडी पे जाकर के चिपक जाएगी. ठीक है, और फिर वो जब कहीं और बैठेगा तो अगर सपोज वो स्टिग्मा पे जाके बैठा तो ये पोलन ग्रेन जाकर के उनकी स्टिग्मा पे रुक जाएगी और फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो जाएगा. ठीक है, कुछ तो ऐसे भी होते हैं जिनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होती अगर ये पॉलिनेशन ना हो तो. जैसे कि वैसे तो फ्लावर की वैसे भी नहीं कंप्लीट होगी, लेकिन कुछ ऐसे मॉथ्स होते हैं जैसे कि यूका मॉथ. वो क्या करता है? वो फ्लावर की ओवरी में अपना एग को ले करता है और बदले में वो क्या करता है? फ्लावर के लिए उनकी पोलन ग्रेन्स को पॉलिनेट करवा देता है. और फिर बाद में क्या होता है? मॉथ का जब अंडा हैच होता है तो ये फर्टिलाइजेशन बढ़ता है, मतलब बहुत ही अच्छे से. मतलब जैसे जैसे प्रोसेस बढ़ेगी, एग हैच होगा, उनकी भी लाइफ साइकिल कंप्लीट, फ्लावर की भी लाइफ साइकिल कंप्लीट. ठीक है, अभी देन आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस. दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. ये 2019 में 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया था एंड अगेन आई थिंक इन 2020 इट वॉज रिपीटेड. सपोज 3 और 2 मार्क क्वेश्चन इट वॉज, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्दो ये बहुत छोटा टॉपिक है, जिसको कभी भी कोई भी टीचर 5 मार्क के क्वेश्चन में तो नहीं देना चाहिए था, लेकिन बोर्ड एग्जाम में 2019 बोर्ड में 5 नंबर का क्वेश्चन आया था, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट. तो क्या होता है कि कुछ हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स होते हैं. ठीक है, जो मतलब बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, मतलब कि बाइसेक्सुअल. तब बाइसेक्सुअल है तो क्या होगा कि पोलन ग्रेन्स और स्टिग्मा दोनों एक ही फ्लावर में होगी और इसलिए वो सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे मैक्सिमम. तो सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन में लीड कर देता है. तो अब इस इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को रोकने के लिए फ्लावर्स जो होता है बहुत सारे डिवाइसेस खुद डेवलप करता है सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए. जैसे कि these points are important. The first point is the receptivity of pollen and stigma may differ. ये फर्स्ट पॉइंट. इसमें क्या है कि जो रिसेप्टिविटी पीरियड है वो पोलन और स्टिग्मा का डिफर करता है. जैसे कि सपोज आप मान लीजिए ये हमारा एक फ्लावर है, ओके, एंड हियर इज आवर
suppose this is pistil. Why it is not working nicely? Okay, and suppose this is our pistil and इधर जो एंथर है वो पोलन रिलीज कर रहा है, ठीक है। अभी बाई चांस जो है हमारा ये जो स्टिग्मा है वो रिसेप्टिव नहीं हुआ, तो क्या ये पोलन यहाँ पे लैंड करेगा तो भी फर्टिलाइजेशन होगा? नहीं होगा। और बाय चांस ये स्टिग्मा तो रिसेप्टिव हो गया लेकिन ये पोलन ही रिलीज नहीं हो रहा, तो क्या फर्टिलाइजेशन होगा? नहीं होगा। तो इनकी क्या होती है, रिसेप्टिविटी जो होती है डिफरेंट हो जाती है। तो रिसेप्टिविटी डिफरेंट होगी तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फिर इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं आएगा, ठीक है। फिर सेकेंड होता है कि इनकी पोजिशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा आर वेरी फार टू ईच अदर। अभी बाई चांस हम इस डिस्टेंस को इतना बढ़ा दें, बहुत बढ़ा दे, सपोज डिस्टेंस इज इंक्रीज वेरी 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 मच, डिस्टेंस इज इंक्रीज, तो क्या होगा, ये पोलन जो है इस स्टिग्मा पे पहुंच ही नहीं पाएगी। स्टिग्मा के पे पहुंचेगी नहीं तो फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो इस तरह से नहीं करेंगे। अब कुछ प्लांट्स होते हैं इनकम्पैटिबिलिटी शो करते हैं, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अभी सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या है? अभी क्या है ना, जैसे कि ये हमारे फ्लावर का, सपोज करो ये हमारे फ्लावर का पिस्टल है एंड दिस इज अ स्टिग्मा पोर्शन, ठीक है। अभी इसी फ्लावर का जो है पोलन ग्रेन जो कि इसका एंथर रिलीज करेगा, वो पोलन ग्रेन यहाँ पर पे आके बैठता है, ठीक है। तो इस स्टिग्मा के पास ये कैपेबिलिटी होती है कि वो पहचान ले कि ये पोलन इसी के टाइप का है, मतलब इसी प्लांट का है या फिर किसी दूसरे प्लांट का है ऑफ सेम काइंड, ठीक है। तो वो क्या करेगा, इसका पॉलिनेशन रोक देगा। मतलब स्टिग्मा क्या करेगा, उसको अप्रूवल ही नहीं देगा कि आप मेरे अंदर घुसो और फर्टिलाइजेशन करवाओ। मतलब वो खुद अलाउ ही नहीं करेगा कि अगर आप मेरे तरह के हो तो आपको नहीं आने देंगे ना, दरवाज़ा बंद है आपके लिए। तो इसको हम सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज कि जो फ्लावर्स होते हैं वो यूनिसेक्सुअल प्रोड्यूस हो। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में मतलब कि एक में या तो एंथर होगा या फिर स्टिग्मा प्रेजेंट होगा, तो इससे क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स जो होते हैं वो ऑटोगैमी रोक लेते हैं, दे आर इम्पॉर्टेंट टू स्टॉप द ऑटोगैमी, बट बाकी के दो तो इनमें हो ही जाते हैं, ओके। देन कमिंग टू पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन। अब पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन क्या है? अभी देखो क्या होता है, जैसे ये जो हमारा जो फ्लावर है एंड दिस इज़ आवर पिस्टल, ओके, ये हमारा पिस्टल है, दिस इज़ द ओवरी रीजन, दिस इज़ द स्टाइल रीजन एंड दिस इज़ द स्टिग्मा। अब इस पर कोई पोलन ग्रेन आके बैठा, ठीक है, तो इस स्टिग्मा को या फिर इस पिस्टल को पता चल जाता है कि ये पोलन उसके कंपैटिबिलिटी का है कि नहीं, ये दोनों एक जैसे है कि नहीं, ठीक है। और यही प्रॉपर्टी जिससे कि वो रिकॉग्नाइज कर सके कि ये सेम टाइप का है, सेम स्पीशीज़ का है कि नहीं, कंपैटिबल नेचर का है कि नहीं, ये पिस्टल का जो ये ताकत होता है, कैपेबिलिटी होती है कि वो रिकॉग्नाइज कर सके, उसे ही हम पोलन पिस्टल इंटरेक्शन कहते हैं। अब अगर ये सेम टाइप का है तब तो फर्टिलाइजेशन होगा, लेकिन अगर ये डिफरेंट टाइप का हुआ तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, द फर्टिलाइजेशन विल नॉट अकर, ओके। देन कमिंग टू आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जो होता है ये प्रोसेस होता है ताकि हमें बेटर क्रॉप्स प्रोवाइड हो। अब बेटर क्रॉप्स का क्या मतलब है, हमें हाई ईल्ड मिले, ज़्यादा पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप हो, मतलब जिससे हमारी आमदनी बढ़े, वो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन हम इसीलिए करते हैं। तो इनमें 4 स्टेप्स है। पहले होता है इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन का मतलब हुआ कि हम एंथर को बाइसेक्सुअल फ्लावर से निकाल दें, अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो। अगर वो यूनिसेक्सुअल है तो ये प्रोसेस नहीं किया जाता है उसमें, क्योंकि एंथर ही नहीं रहेगा तो निकालो किसे। तो जैसे कि ये हमारा दिस इज़ आवर फ्लावर, ओके, एंड हियर इट इज़ आवर एंथर एंड दिस इज़ आवर पिस्टल रीजन, ओके। और हम नहीं चाहते कि ये इसका पोलन ग्रेन इस पे आकर के जाए, तो हम क्या करेंगे, हम इतने पूरे एंथर पोर्शन को ही कट करके निकाल देंगे। दिस एंथर विल बी टेकन आउट। तो क्या बचेगा हमारे पास, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पिस्टल बचेगा, ठीक है। देन फिर हम बैगिंग करेंगे, मतलब जब हमारे पास सिर्फ ये पिस्टल बचेगा, सपोज दिस पिस्टल इज़ ओनली लेफ्ट विद अस, ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको हम बैग से कवर कर देंगे। इससे क्या होगा, जैसे बाहर से अगर कोई पोलन आया भी तो वो उस पर नहीं रह पाएगा और वहाँ से चला जाएगा या फिर वहाँ से रिफ्यूज़ हो जाएगा, है ना, पोलन ग्रेन आएगा तो। फिर हम क्या करते हैं, इस बैग को रिमूव करते हैं और इस पर डस्टिंग करते हैं, यानी कि जो पोलन हम चाहते हैं इस पर आए, जिसकी डिज़ायरेबल क्वालिटी हमें चाहिए, उसकी डस्टिंग करते हैं और फिर से हम उसको रीबैग करते हैं, मतलब वापस से बैगिंग करेंगे ताकि कॉन्टैमिनेशन ना हो।
दिस इज द प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन. नाउ कमिंग टू डबल फर्टिलाइजेशन. अब डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, देखो जो हमारा ये ओवरी है, ठीक है, ओवरी है, दिस इज आवर ओवरी. इसमें क्या होगा कि ऊपर में मतलब ये हमारा माइक्रोपिलर एंड है, नियर द सिनिक्रेट्स आवर माइक्रोपिलर एंड, और ये हमारा चलाजा है, दिस इज आवर चलाजा रीजन. अभी असल में क्या होता है, लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू ऑल. ये हमारा सपोज मान लो हमारा एम्ब्रियो सैक है एंड दिस इज आवर माइक्रोपाइल. ओके, तो यहाँ पे सिनेग्रेट्स होते हैं और यहाँ पे ये एग सेल होता है, ठीक है. ये एग सेल जो होता है सिनगैमी करके ये वाला जायगोट बनाता है. अब सिनगैमी का क्या मतलब है, जो पोलन ग्रेन जो अंदर घुसा होता है ना, पोलन ग्रेन, वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, दो मेल गैमेट में. तो एक पोलन ग्रेन, ये जो एक पोलन ग्रेन है वो इस एग सेल के साथ फ्यूज होकर के ये जायगोट बनाएगा. जो दूसरा पोलन ग्रेन है वो इस दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होकर के पेन बनाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस. और ये जो होता है ट्रिप्लॉइड इन नेचर होता है, ये ट्रिप्लॉइड इन नेचर होता है, यानी कि 3n इसकी प्लॉइडी होती है. और ये डीजेनरेटिंग एंटीपोडल सेल्स है. अब जब है ये सब फ्यूजन हो जाता है, यानी कि ये हमारा सिनगैमी है और ये हमारा ट्रिपल फ्यूजन है. दिस इज आवर सिनगैमी एंड दिस इज आवर ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है. और इन्हीं दोनों को ऐड करके हमारा डबल फर्टिलाइजेशन बनता है. इसका क्या मतलब है कि डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि जो पोलन ग्रेन अंदर घुसेगा, सिनेग्रेट्स के थ्रू अंदर घुसेगा. फिलोफ्रॉम और पैरेटस होते हैं सिनेग्रेट्स में यहाँ पर पे, जो कि इसको गाइड करते हैं पोलन ग्रेन को अंदर आने के लिए. तो वो जब अंदर घुसता है तो एक मतलब वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है और एक पार्ट उसका क्या होता है एग सेल के साथ, इस एग सेल के साथ जो है इधर के एग सेल के साथ फ्यूज़ करके जायगोट बनाएगा और इसको हम सिनगैमी बोलते हैं. और एक और पार्ट जो होता है, दो जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं उनके साथ फ्यूज़ करके पेन यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बनाता है, जो कि ट्रिप्लॉइड इन नेचर होता है. इसे हम ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं. और सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन इज इक्वल टू डबल फर्टिलाइजेशन. ओके, देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या होता है. तो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है. एंडोस्पर्म जो होता है उसके बाद एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है. पहले एंडोस्पर्म फिर एम्ब्रियो डेवलपमेंट. तो प्राइमरी एंडोस्पर्मस सेल डिवाइड्स रैपिडली टू फॉर्म ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्मस टिश्यू. The cells of this tissues are filled with reserve food materials and are nutritious for the developing embryo. अभी ये जो पेन जो हमारा बनता है, जो पेन बनता है ना, ये दो एंटीपोडल सेल को मिला करके जो हमारा पेन बनता है, ट्रिप्लॉइड पेन, ये क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है. मतलब क्यों अच्छा होता है एम्ब्रियो के लिए, डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए, क्योंकि इसके अंदर फूड स्टोर्ड होता है, ठीक है. तो ये जो होता है बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिटिव होता है और ये डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए बहुत ही अच्छा होता है. ये क्या करता है, न्यूक्लियर डिवीजन को अंडरग्रो करता है और फ्री न्यूक्लियाई स्टेज पे आता है, ठीक है. और इस स्टेज को हम फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्मस बोलते हैं. अब कोकोनट वाटर इसका एक एग्जांपल, आपने देखा होगा, जैसे कोकोनट है सपोज ये, तो यहाँ पे अगर इसके वाइट कर्नल है तो अंदर नारियल पानी होती है ना, अंदर नारियल पानी होती है, वो हमारा कुछ नहीं होता बल्कि फ्री एंडोस्पर्मस न्यूक्लियस होता है, ठीक है. फिर एंडोस्पर्म में भी आइडर टोटली कंज्यूम बाय द एम्ब्रियो, मतलब अब एम्ब्रियो का वो खाना है एक तरह से, तो अगर वो पूरा कंज्यूम हो जाए तो वो जो एंडोस्पर्म होता है कभी कभी पूरा कंज्यूम हो जाता है, जैसे कि पी और ग्राउंडनट में और बीन्स में. और एंडोस्पर्म अगर थोड़ा सा परसिस्ट करे तो जैसे कि कोकोनट में कोकोनट वाटर बचता है ना, वो एम्ब्रियो पूरा नहीं खाता. फिर कैस्टर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल फॉर इट. देन एम्ब्रियो डेवलपमेंट, अब ये जो है डाइकोट एम्ब्रियो डेवलपमेंट है, ठीक है ना. आप देखो डाइकोट में क्या है, ये आपका जायगोट है, वो दो में डिवाइड करेगा. देन फिर फर्दर डिवीजन करता है तो ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनाता है. देन इट फर्दर डिवाइड्स इन हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो. देन इट फर्दर डिवाइड्स and we get this matured embryo. तो एक्चुअली एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन केस ऑफ जो होता है मोनोकॉट्स और डाइकोट दोनों में ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है. तो इसमें एक्चुअल में होता क्या है कि जो टिपिकल डाइकोटिलिनस एम्ब्रियो होता है वो एक एम्ब्रियोनल एक्सिस कंसिस्ट करता है और दो कॉटिलेडॉन कंसिस्ट करता है, ठीक है. मतलब देखो ये सब, सॉरी, दिस इज सपोज आवर डाइकोट सी,
ठीक है। ये जो है नीचे हमारा रेडिकल कंसिस्ट करता है और ऊपर जो होता है ये प्लेम्यूल कंसिस्ट करता है, एंड दीज टू आर टू कॉटिलेडॉन्स. दिस इज आवर प्लेम्यूल एंड दिस इज द रेडिकल. प्लेम्यूल डेवलप्स इनटू शूट, रेडिकल डेवलप्स इनटू रूट, और ये दोनों कॉटिलेडॉन्स है. आपने देखा होगा ग्राम, पी, इन सब में 2 कॉटिलेडॉन्स होते हैं ना, खाते वक्त भी पता चल जाता है. देन the portion of the embryonal axis above the level of cotyledons is epicotyle, which terminates into the plumule. ठीक है, which terminates into the plumule. और जैसे let me explain you one picture. Here must be a picture. हाँ, this ये डाइकॉट एम्ब्रियो का पिक्चर है. अभी देखो ये दोनों हमारे कॉटिलेडॉन्स है. हियर यू कैन सी दिस इज आवर कॉटिलेडॉन्स, इट इज मेंशनड हियर. कौन दोनों हमारे कॉटिलेडॉन्स है? दिस टू आर आवर कॉटिलेडॉन्स. और ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है ये प्लेम्यूल है, और ये प्लेम्यूल जो होता है आगे चल के शूट में डेवलप करता है. ओके, एंड दिस इज आवर रेडिकल, दिस इज आवर रेडिकल जो कि आगे चल के हमारा रूट में डेवलप करेगा. एंड हियर इट इज द रूट कैप एंड दिस इज हाइपोकोटाइल. तो होता क्या है कि मतलब ये एक तरह से इसका आपको ये याद रखना है, इसका स्ट्रक्चर याद रखना है, और उसके बाद फिर आपको उसको पेपर में इंग्लिश में उतार देना है. जैसे कि ऊपर में प्लेम्यूल है, ये दोनों कॉटिलेडॉन्स है, हियर द हाइपोकोटाइल इज प्रेजेंट एंड एट द डाउन रेडिकल इज प्रेजेंट. एंड यू हैव टू रिमेंबर दैट प्लेम्यूल टर्न्स इनटू शूट एंड द रेडिकल टर्न्स इनटू रूट. ओके, नाउ ऑलमोस्ट जो होता है मोनोकॉट और डाइकॉट का ऑलमोस्ट सेम होता है. मोनोकॉट में बस एक कॉटिलेडॉन होता है, डाइकॉट में 2 कॉटिलेडॉन्स होते हैं. अभी ये एक मोनोकॉट सीड का एम्ब्रियो है, बेसिकली ग्रास का एम्ब्रियो है, एंड इट वाज आस्क्ड इन 2019 इन बोर्ड एग्जाम. ठीक है, 2019 में पूछा गया था, इसका डायग्राम बनाने के लिए पूछा गया था. जनरली द टीचर्स डोंट प्रेस्क्राइब टू remember this diagram. This is little complicated one, but it was asked in 2019. तो अभी देखो ये स्क्यूटेलम है, और ये जो स्क्यूटेलम होता है ये कॉटिलेडॉन होता है. इन द ग्रास फैमिली द कॉटिलेडॉन इज नोन एज स्क्यूटेलम. ग्रास फैमिली के कॉटिलेडॉन को हम स्क्यूटेलम बोलते हैं. ठीक है, एंड इट इज ऑलवेज सिचुएटेड ऑन द लैटरल साइड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस. आप देखो ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, इसके लैटरल साइड में ये प्रेजेंट होता है स्क्यूटेलम. ठीक है, देन उसके नीचे हमारा सिलोप्टाइल आता है, और जो ये सिलियोराइजा, यू कैन सी हियर सिलियोराइजा इट इज रिटन, इट मस्ट बी सिलियोराइजा. ये पी की जगह हमारा आर होना चाहिए, स्पेलिंग इज रॉन्ग. तो सिलियोराइजा जो होता है ये हमारा रेडिकल को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, रेडिकल, और ये रेडिकल इज हियर. सिलियोराइजा सिलियोराइजा इज द शीट, रिप्रेजेंट नहीं करता, इनक्लोज करता है. इनक्लोज करता है रेडिकल को और रूट कैप को. यू कैन सी हियर, ये देखो ये सिलियोराइजा नीचे है और ये रूट कैप और रेडिकल को इनक्लोज करा है. आई एम रियली सॉरी, इट इनक्लोजेज इट. ठीक है, और ये सूट एपेक्स को यानी कि ये ऊपर वाले रीजन को कौन इनक्लोज करता है? सूट को वो सिलोप्टाइल करता है. ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है? द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द अटैचमेंट ऑफ द स्क्यूटेलम इज द एपिकोटाइल. एपिकोटाइल हैज अ शूट एपेक्स एंड अ लीफ पायर्डिनम, जिसको कि हम बोलते हैं सिलोप्टाइल. लीफ पायर्डिनम जिसको हम सिलोप्टाइल बोलते हैं. तो ऊपर ये हमारा कॉटिलेडॉन है. सिलियोराइजा क्या करता है? रूट कैप और रेडिकल को इनक्लोज करता है. दिस इज इम्पॉर्टेंट. दिस इज एम्ब्रियो ऑफ अ मोनोकॉट सीड, बेसिकली ग्रास की एम्ब्रियो है ये. ओके, नाउ अब हमारे बुक में जो है सीड के बारे में दिया है. ओके, सीड्स के बारे में दिया है हमारे बुक में. where should I explain you that? I will explain it here only. The slides are not available at present time. I don't know what has happened, but you should listen it. It is a simple topic. ज़्यादा इससे क्वेश्चन नहीं है, कुछ ही क्वेश्चन होता है. जैसे कि पहला क्वेश्चन पूछता है द रेसिडुअल परसिस्टेंट न्यूक्लियस इज कॉल्ड व्हाट, कि जो रेसिडुअल यानी कि जो बच जाता है और परसिस्टेंट न्यूक्लियस जो होता है उसका नाम क्या होता है? उसे हम पेरिस्पर्म बोलते हैं. ठीक है, तो अभी होता क्या है एक्चुअल में, जो सीड है, ठीक है, सीड जो होता है वो हमारा फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है. ठीक है, अभी सीड के चारों तरफ जो होता है सीड कोट प्रेजेंट होता है. उनके पास कॉटिलेडॉन्स हो सकते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, एक कॉटिलेडॉन हो, 2 कॉटिलेडॉन हो. ठीक है, अभी कुछ सीड्स जो होते हैं ना वो नॉन एल्बुमिनस हो सकते हैं या फिर एक्स एल्बुमिनस हो सकते हैं.
नॉन एल्बुमिनस सीड्स वो सीड्स होते हैं जिनके पास कोई रेसिडुअल एंडोस्पर्म नहीं बचता, मतलब कि सारा का सारा वो कंज्यूम कर चुके होते हैं। आई हैव एक्सप्लेन्ड इट मतलब बिफोर कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि पूरा का पूरा अपना एंडोस्पर्म कम्प्लीटली मतलब एम्ब्रियो जो होता है उनका वो कम्प्लीटली कंज्यूम कर देता है। उसे हम उसका एग्जांपल है पी, ग्राउंडनट एंड बीन्स। यही हमारे नॉन एल्बुमिनस प्लांट सीड्स होते हैं, ठीक है, जो कि पूरा का पूरा हमारा कंज्यूम कर जाए, ठीक है। और जो कंज्यूम नहीं करते, जिसमें कि बचा रहता है, उनको हम एक्स वो एल्बुमिनस सीड्स रिटेन अ पार्ट ऑफ द एंडोस्पर्म एज इट इज़ नॉट कम्प्लीटली यूज्ड। और उनका एग्जाम्पल होता है वीट, मेज, बार्ली और कैस्टर, यानी कि कैस्टर जो है ये जो होते हैं एल्बुमिनस का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। एल्बुमिनस जो होता है वो बचा के रखता है, मतलब उसका बच जाता है एक तरह से, एम्ब्रियो पूरा मतलब पूरा यूटिलाइज नहीं कर पाता उसको। देन इंट्यूबमेंट्स ऑफ ओव्यूल हार्डन एज अ टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट्स, द माइक्रोपाइल रिमेन्स एज अ स्मॉल पोर इन द सीड कोट। अभी क्या है ये, मतलब जो हमारा जो एम्ब्रियो जो होता है, जो हम दिखा प्रीवियस वीडियो वी हैड सीन दैट हियर इज द माइक्रोपाइल रीजन, और इसके चारों तरफ दो जो होते हैं इंट्यूबमेंट होते हैं ना। तो ये इंट्यूबमेंट जो होते हैं जब मेच्योर होता है ना हमारा फ्रूट या सीड जो भी कहो, वो जो होता है ये दोनों हार्डन हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद द माइक्रोपाइल जो होता है ये अलाउ करता है कि अंदर खाना, पानी, मतलब सब कुछ, ऑक्सीजन, ये सब कुछ सीड जर्मिनेशन के थ्रू माइक्रोपाइल जो होल होता है उसी के थ्रू फैसिलिटेट करती है, ठीक है। और जैसे सीड मैच्योर होती है तो उसकी वाटर कंटेंट जो होता है कम हो जाती है, ठीक है। अभी दो एम्ब्रियो जो होते हैं डॉर्मेसी के स्टेट में भी जा सकते हैं। अभी डॉर्मेसी क्या होता है? डॉर्मेसी का मतलब हुआ कि कुछ टाइम के लिए जो सीड होता है वो मतलब रेस्टिंग फेज में चला जाता है, वो जर्मिनेट नहीं करता है या फिर रुका रहता है, उनकी ग्रोथ स्टंटेड रहती है। उसके बाद जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो वापस ग्रो करने लगते हैं, जब फेवरेबल सारे जैसे टेम्परेचर हो गया, मॉइस्चर, ऑक्सीजन, ये सब आएगा तो। और एक और क्वेश्चन आता है कि वॉल ऑफ फ्रूट क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं? तो वो होता है पेरिकार्प। तो टू क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड फर्स्ट इज द रेसिडुअल पेरिसिस्टेंट न्यूक्लियस न्यूसिलस, उसको हम पेरिस्पर्म बोलते हैं, और दूसरा द वॉल ऑफ द ओवरी या फिर फ्रूट वॉल, वो पेरिकार्प होता है, ठीक है। अभी मैंने पहले भी बताया है कि जो फ्रूट्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, फॉल्स और ट्रू। फॉल्स फ्रूट्स में क्या होता है कि थैलेमस जो होता है वो आगे फ्रूट बनता है, यानी कि वो जो होता है ओवरी से नहीं बनता फ्रूट, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होती है लेकिन ओवरी डेवलप नहीं करता फ्रूट में, उसमें थैलेमस डेवलप करता है। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है ये फॉल्स फ्रूट का एप्पल, ठीक है। और ट्रू फ्रूट्स में क्या होते हैं, ओवरी से डेवलप होता है, जैसे कि आप मैंगो ले लीजिए, ठीक है। और एक पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स होता है, दिस ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट में क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन ही नहीं होता, उसमें सीड्स ही प्रोड्यूस नहीं होते, जैसे उसका एग्जांपल है बनाना, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, थैंक यू।